अच्छा, काइनेमेटिक्स के अंदर दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो। सेकंड आपके पास मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन, और उसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो बड़े सेगमेंट डिस्कस हो चुके हैं, और एक छोटा सा सेगमेंट रिलेटिव मोशन वो अपन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है, कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो सब एक ही चीज़ है, लेकिन हम प्रॉब्लम की कैटेगरी के बेसिस पे, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम की बेसिस कैटेगरी के बेसिस पे हम इसे सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अभी अभी आप 11th में आए हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी अजीब रहती है, समझना मुश्किल रहता है, तो आपकी कन्वीनियंस से हमने इसको सब टॉपिक में डिवाइड कर रखे हैं। अदरवाइज पूरा एक ही पार्ट है, कोई अलग से कुछ डिवीज़न जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं रिलेटिव मोशन होता है क्या भाई। तो मैं रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन की बात करूं तो रिलेटिव मोशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मोशन ऑफ वन पार्टिकल ऑब्जर्व बाई अदर पार्टिकल, यानी कि आप एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को नोटिस कर रहे हो। ठीक है, तब जो क्या नज़ारा रहेगा, कैसा दिखेगा, उस पर बात कर दें। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जो ऑब्जर्वर होगा, यानी कि जो देखेगा, चाहे वो रेस्ट पे हो ना हो, उसको हमेशा इस बात का एहसास होता है कि नहीं नहीं, मैं तो रेस्ट पे ही हूँ। जैसे आप बस के अंदर बैठे हो और बस से बाहर देखते हो, आप बस के अंदर बैठे हो, बस के अंदर देखते हो तो सारे पैसेंजर आपको रेस्ट पे लगते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस आपके साथ जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो आपको लगता है सारे पैसेंजर रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे हूँ, देखिए हम सब यहाँ शांति से बैठे हैं। लेकिन जैसे आप खिड़की से बाहर मुंह निकालते हो, तो जो पेड़ चलते हुए पीछे जाते हैं ना, आपको लगता है वही नालायक गधे इंसान है जो पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हम इस बात को नहीं मानते कि नहीं नहीं हम चल रहे हैं, हमें लगता है नहीं नहीं हम तो एकदम मस्त इंसान है, जो भी नालायक गधे कौन है, वो पेड़ है। ठीक है, नहीं कहीं कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर आप मजाक करते हो, हम ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन एहसास हमें ऐसा ही होता है, जो हम मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन एहसास वाला पार्ट वैसे ही होता है। अच्छा, फ्लाइट में देख लीजिए, फ़्लाइट की स्पीड तो बहुत बढ़िया होती है, आप फ्लाइट के अंदर बैठे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल रेस्ट पे हो। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर होता है उसे हमेशा इसी बात का घमंड होता है कि भाई मैं ही रेस्ट पे हूँ, कुछ होगा तो दूसरे के साथ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो पार्ट ऑब्जर्वर वाला जो है, जो ऑब्जर्व करेगा, उस पर्सन को हमेशा ये लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ। या आप ये मानिए कि वो रेस्ट, मतलब उसको आप एक तरीके से रेस्ट की तरह कंसिडर करते हैं, तो दूसरे का नज़ारा कैसे होगा, वो उसके रिस्पेक्ट में पास आ रहा है, दूर जा रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारा डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, जितने भी आप मोशन या रेस्ट जैसे वर्ड डिफाइन करते हो ना, दे आर ऑलवेज रिलेटिव। एब्सोल्यूट चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब कुछ बोलेगा नहीं सर, जैसे हमने कभी बोला है कार इज़ मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो कार चल नहीं रही क्या, वहाँ तो रिलेटिव मैंने नहीं बोला। हम जनरली जब रिलेटिव नहीं बोल रहे होते हैं, तब हम एक्चुअल में रिलेटिव बता रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये मान के चल रहे होते हैं कि ग्राउंड रेस्ट पे है। ठीक है, जब हम मेंशन नहीं भी कर रहे होते तब भी हम रिलेटिव की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारा रिलेटिव बाय डिफ़ॉल्ट हम ग्राउंड को लेके चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि ग्राउंड रेस्ट पे। समझ में आई? तो एक तरीके से देखा जाए तो हम रिलेटिव पढ़ भी चुके। जब हमने बोल दिया कि कोई भी मोशन बिना रिलेटिव के होता ही नहीं है, या कोई इवन रेस्ट भी रिलेटिव चीज़ें होती है, तो फिर हमने सब कुछ रिलेटिव पढ़ रखा है। लेकिन वो रिलेटिव हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमारा एक ही फ्रेम था, कुछ और फ्रेम नहीं लिए थे। इस टॉपिक में अपन और भी कुछ बातें करेंगे। ठीक है, अब पहले कुछ पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव के अंदर। ठीक है, वही जनरल पैरामीटर जो हमने पहले पढ़े, आपको और बढ़िया एहसास हो जाएगा कि रिलेटिव क्या नज़ारा है। ठीक है, सबसे पहले मैं पोजीशन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सपोज़ मैं एक 3 डायमेंशनल पिक्चर ही बना लेते हैं, ग्राफ पे बात कर लेता हूँ।
सपोज ये एक एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस मान लीजिए, और हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ कहीं एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यदि हमें बोला जाए कि पार्टिकल ए की पोजीशन क्या होगी, तो पार्टिकल ए की पोजीशन अपन कैसे डिफाइन करेंगे। यदि मैं ओ हमारा रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, ग्राउंड जिसे मैं बोलता हूँ, तो ए के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन ये होगी। दिस इज बेसिकली पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, बट इट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, ठीक है। अच्छा, इसी मोमेंट पे मैं बोलूँ कि पार्टिकल बी की पोजीशन क्या होगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तब आप पार्टिकल बी की पोजीशन बताओगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से। पार्टिकल बी की पोजीशन इस तरीके से रही। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बोला जाए कि पार्टिकल बी की जो पोजीशन है वो ए के रेस्पेक्ट में कितनी है, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा ऑब्जर्वर ए है, ए पे बैठ के बोलोगे कि बी कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा, तो उस केस में ऐसा ही कुछ आंसर देखने को मिलेगा। वो कहेगा, ए कहेगा देखो आप इधर जाओ, आपको बी मिल जाएगा। किधर जाने की बात करेगा, इधर, कितना, इतना। तो दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वैसे हमारा पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये तीनों वेक्टर मिला के एक ट्राइंगल बना रहा है, तो मैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ से इन तीनों क्वांटिटीज़ को रिलेट कर सकता हूँ। वेक्टर ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, दो वेक्टर जो सेम सीक्वेंस में होंगे उनका एडिशन आप पास तीसरा वेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ प्लस पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का एडिशन तीसरा वेक्टर जो अपोजिट सीक्वेंस में चल रहा होगा, दैट इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अब मैं एक पार्ट को उधर ले जाता हूँ, तो मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये पार्ट क्या रहेगा, ये रहेगा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू। अच्छा, मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको बी का पोजीशन चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हमने कहा बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, और किसके रेस्पेक्ट में लिया मैंने, बी का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, तो ए का पोजीशन भी ओ के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। अच्छा, ये ओ के अलावा कुछ और ले ले तो काम चल जाएगा क्या। लेट्स सपोज, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक बार देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू समवन माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू समवन, और वो समवन यदि बी और ए के लिए सेम हो तो चलेगा क्या। लेट्स सपोज दैट इज सी। सी मैंने कहीं भी पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, तो क्या ये रिलेशन वैलिड होगा क्या, अभी चेक कर लेते हैं। सी के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर यही होगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, और ए का पोजीशन वेक्टर सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब वेक्टर ट्राइंगल लो यहाँ लगा के देख लो, तब भी सेम आ रहा है। तो आगे से मुझे यही ध्यान रखना है कि जब बी के पैरामीटर ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो हमेशा होंगे बी का पैरामीटर माइनस ए के पैरामीटर, और बी और ए के जो पैरामीटर होंगे ना सेपरेट सेपरेट, वो एक ही फ्रेम के साथ मेजर होंगे। यदि बी के पैरामीटर सी के साथ सी के रेस्पेक्ट में मेजर हुए तो ए के भी सी के रेस्पेक्ट में ही मेजर होने चाहिए। बी वाले यदि ओ के रेस्पेक्ट में हुए तो ए वाले भी ओ के रेस्पेक्ट में होंगे। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही आपके पास ये आपस का रिलेटिव दे पाएगा।
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट पोजीशन। आप कुछ और भी कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा। अच्छा, कुछ और ही का क्या मतलब है, यदि मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप यही बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यदि आपने बी की वेलोसिटी को ओ के रिस्पेक्ट में लिया है तो फिर ए की वेलोसिटी भी ओ के रिस्पेक्ट में ही मेजर होनी चाहिए। यदि बी के पैरामीटर सी के रिस्पेक्ट में है तो ए के सी के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। अब वो ए बी सी किसी कोई भी हो, लेकिन जो भी हो यहाँ जो भी रहेगा यहाँ भी वही रहेगा, तभी बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देगी। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, ठीक है। जैसे मैं एक्सेलरेशन का लिख देता हूँ, तो एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा लिखूँगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी with respect to A is basically acceleration of B with respect to something minus acceleration of A with respect to the same frame। जो इस फ्रेम में B की कैलकुलेट है, यदि B की O के फ्रेम में कैलकुलेट है तो A का एक्सेलरेशन भी O के फ्रेम में कैलकुलेट होना चाहिए, बराबर है। तो इस तरीके से आप रिलेटिव की बातें कर सकते हो। अच्छा, इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद में कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, चलो हमने रिलेटिव निकाल लिया, मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, बहुत कुछ निकाल लिया, ठीक है। ये लिखने से हमें क्या फ़ायदा है, ये लिखने के बाद में ये पैरामीटर बिल्कुल वैसे एक्ट करेंगे जैसे आपके नॉर्मल पैरामीटर एक्ट करते हैं। जैसे मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है ना ए वेक्टर, ये सपोज कांस्टेंट है, तब आप कुछ लिखते हो, याद आ रहा है। और एक मैं बोलूँ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तो सेम स्टोरी होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे आप क्या करते हो, आप बोलते हो इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड। तो यहाँ भी आपके पास यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव फॉर्म में वैलिड होगी, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव फॉर्म में मैं लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लिखते हो ना, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं ये हमने बता रखा है। स्केलर फॉर्म में कब वैलिड होती है और कब नहीं होती, ठीक है, वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर यहाँ आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन भी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यदि ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए बी के बारे में डिस्कशन हुआ है तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई विथ टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो थर्ड इक्वेशन होता है आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। यदि आप फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव फॉर्म में ले रहे हो तो इनिशियल भी रिलेटिव, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर, बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया है, ठीक है। और जब आप वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर करते हो तो फिर आप उसे मतलब एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वी वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर, उनके डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही होती है एक्चुअल में। तो वी डॉट वी क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का, फिर मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव फॉर्म में वैलिड होगी। क्या एहसास हो रहा है इन सारी चीज़ों का? अभी हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड करता हूँ। मैं बार बार एरो लगा रहा हूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर, अच्छा आपको ये चीज़ याद आ रही होगी, मैंने कहा था कि फॉर वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो हमने बोले थे ना फॉर वन डायमेंशनल मोशन, फॉर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में आप क्या करते थे, आप वेक्टर को जो है ना प्लस माइनस से हैंडल कर सकते थे। मैंने कहा था आप वेक्टर की जगह आई कैप जे कैप की जगह आप वेक्टर को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हैंडल कर सकते हो। वेक्टर वाली जो भी सिचुएशन है उस आप एक डायरेक्शन को प्लस मान लो तो दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ मैं बोलूँगा फॉर वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, फॉर वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, यदि रिलेटिव मोशन आपके पास वन डायमेंशन में आ रहा है, एक्चुअल मोशन वन डायमेंशन नहीं बोल रहा हूँ, रिलेटिव मोशन यदि वन डायमेंशन आ रहा है, तो आप ये जो भी यूज़ करते हो वेक्टर, उसको आप प्लस माइनस हैंडल कर सकते हो। एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर एक छोटा सा बात आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा बस छोटी सी बात पे आपको फोकस करवाना चाह रहा हूँ। ये बता दो, जब मैं बोलता हूँ कि यदि एक्सेलरेशन जो है ना ये आपके पास ज़ीरो होता है, तब क्या होता है? सर होता क्या है? एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी। बिल्कुल होगी, मैं आपके साथ कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है? जब इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है तो फिर तो सीधे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। नॉर्मल सी सिचुएशन है ना। तो सर यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। कुछ लोगों को लग रहा है सर इतनी बकवास कर रहे हो आप, एकदम नॉर्मल सी बातें बता रहे हो, ऐसा लग रहा है सारी बातें मीनिंगलेस है, कुछ काम की तो दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो काम क्या आ जाएगी, आप घबराओ मत। अभी जैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे आपको एहसास हो जाएगा ये छोटी छोटी बातों का, ठीक है। क्या बोला मैंने? दो पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छे से बताए। एक मैंने बोला कि जब रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो वही चीज़ होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, तो रिलेटिव कांस्टेंट होने पे इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव फॉर्म में आ जाएगी। और यदि एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन हो या फिर रिलेटिव मोशन हो, आप वेक्टर को प्लस माइनस से हैंडल कर सकते हो। एंड लास्ट मैंने बोला है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्या होता है? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तब आप क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम कर देते हो। तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो आप बोल सकते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल बातें डिस्कस हो रही, काफ़ी बातें डिस्कस हुई। पहले इन पे कुछ न्यूमेरिकल कर